सभी अ, सभी जिलों में अलग अलग वर्चुअल क्लासरूम्स में बैठे विद्यार्थियों का मैं इस कक्षा में, इस सत्र में स्वागत करता हूं। मैं किशोर अरोड़ा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दतिया से आज आपसे क्वांटम मैकेनिक्स, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 3 का ए पार्ट है, उसके बारे में बात करूंगा। तो आपकी स्क्रीन पे ये स्लाइड्स आ रही होंगी। थोड़ा सा सिलेबस से हटके हम हिस्ट्री में जाते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम शब्द कहां से, क्वांटा की जरूरत कहां से, क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत कहां से, ये शब्द इंट्रोडक्शन कहां से। तो हम ये पाएंगे कि परमाणु की खोज जो मानव सभ्यता द्वारा की गई, या जो साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिकों ने परमाणु के बारे में पता लगाया, सिर्फ इसलिए कि हम पदार्थ की संरचना, पदार्थ के गुण के अध्ययन को समझना चाहते थे, आज भी समझना चाहते हैं। रिसर्च अभी भी जारी है। इसमें सबसे पहला मील का पत्थर, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्लास 12th में हम लोग इसको पढ़ के आते हैं। इसके मेन पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मींस हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हो वो नोट कर सकते हैं, जो हिंदी मीडियम के हो हिंदी में नोट कर सकते हैं। एटम इज स्मॉलेस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। परमाणु पदार्थ का छोटे से छोटा अविभाज्य कण है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन। यह कण किसी रासायनिक क्रिया के लिए उत्तरदायी रहता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स आर सेम बट दैट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। समान तत्वों के परमाणु समान और भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो एक पहला पॉइंट जो आपका है कि इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल, उसको आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसको आप विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़े हैं आपने, क्लास 12th में होंगे नहीं तो आगे जब क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में अगले सेमेस्टर में डेवलप होगा तो वहां पर आएगा कि इलेक्ट्रॉन के डिविजन्स, एटम के डिविजन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी खोज किस किसने की। इंट्रोडक्टरी केवल यहां दे रखी है, इंट्रोडक्टरी स्लाइड। जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक और कौन कौन से सन में। एक छोटा सा एटम मॉडल कार्बन एटम का जैसे दिखा रखा है। एक्सपेरिमेंट्स से यह एस्टेब्लिश हुआ कि एटम के पास, एटम में एक सेंट्रल मासिव कोर, केंद्रीय भारी आप कक्ष कह सकते हैं, जिसे आप नाभिक या न्यूक्लियस बोलते हैं, जैसे यहां शो कर रखा है। और बाकी इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ गतिमान होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास और चार्ज का ये कंपैरिजन स्लाइड दिखा रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड और आपका न्यूट्रॉन न्यूट्रल। उनके मास का यहां पर आपको डाटा मिल रहा है। इसमें क्वांटम, जैसे हम बात करें चिरसम्मत यांत्रिकी की, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो हम एक एक करके फिजिकल प्रॉपर्टीज या गुण कह लें या स्ट्रक्चरल एनालिसिस जो भी है समझाते चलते हैं। लेकिन एक जगह आकर अपना ब्लैक बॉडी रेडिएशन जहां एक्सप्लेन करना है, वहां पर आकर के क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ब्लैक बॉडी क्लास 12th में भी है, ब्लैक होल, ब्लैक बॉडी के बारे में। ब्लैक बॉडी रेडिएशन मींस ब्लैक बॉडी क्या करती है, इट एब्जॉर्ब्स द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट, और अगर इसको एक टेम्परेचर पर हीट कर दें, गर्म कर दो, एमिशन शुरुआत हो जाती है। ये अनयूजुअल बिहेवियर ब्लैक बॉडी का जो है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक द्वारा पहली बार क्वांटम थ्योरी दी गई। क्वांटम शब्द यहीं से आता है। ये इक्वेशंस आपको जो दे रखी हैं, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए इक्वेशंस प्लैंक के द्वारा जो डिराइव की गई थी, उसमें बीच में एक छोटा सा आप देखें एच न्यू। प्लैंक की अवधारणा के बारे में अगर हम बात करें, प्लैंक की थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें, तो एच न्यू मीन्स प्लैंक के अकॉर्डिंग जो ब्लैक बॉडी से एनर्जी डिसिपेशन होता है, जो ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन है, जो भी होता है वो है, दैट इज बाय मीन्स ऑफ स्मॉल टाइनी ऑसिलेटर्स। वो
छोटे छोटे सूक्ष्म दोलकों के माध्यम से होता है। वो ऑसिलेटर्स, उसको प्लैंक द्वारा क्वांटम की संज्ञा दी गई और उसके लिए एनर्जी को प्लैंक द्वारा यह कहा गया कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, उस दोलक की सीधी सीधी आवृत्ति पर निर्भर करती है। मींस अगर मैं इक्वेशन लिखो, जरा टेलीटॉप पे देंगे प्लीज, तो E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये प्लैंक इक्वेशन हम पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये प्लैंक इक्वेशन ज्यादातर पढ़ते हैं, जहां H प्लैंक स्थिरांक है। ये एक केवल उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए जो प्लैंक द्वारा सिद्धांत, जो थ्योरी दी गई, उसका एक हिस्सा आप मान लीजिए, उसका एक पार्ट आप मान लीजिए। अगली स्लाइड, ये बोहर द्वारा दिया गया बोहर एटम मॉडल, ये भी क्लास 12th 11th में है। बोहर का एटम मॉडल जहां एस्टेब्लिश करने की बात है, पहला एस्टेब्लिश्ड मॉडल इसी को मानते हैं। इसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज Zd, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और ऑर्बिट्स, न्यूक्लियस के अराउंड नाभिक के चारों ओर ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं। बीच में एक आध चीज जैसे स्किप की है बोहर के, जैसे ये बोहर के रिजल्ट्स, मैं इसमें डेरिवेशन में नहीं जा रहा बिकॉज इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस यूनिट, इसका सिलेबस का आपका हिस्सा नहीं है। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल, वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो गतिमान हो रहा है उसका वेग क्या होगा, उसकी ऊर्जा क्या होगी, जिस ऑर्बिट में, जिस कक्ष में वो गतिमान हो रहा है उसका रेडियस, उसकी त्रिज्या क्या होगी। ये तीन इंपॉर्टेंट बोहर एटम मॉडल के रिजल्ट्स हैं, जिनका यूज करके रिडबर्ग फार्मूला डिराइव करते हैं, जिसके बेस पर एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस एक्सप्लेन की जाती हैं। ये भी हम क्लास 12th में आती है फिजिक्स में कहीं ना कहीं, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पेस्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, हम्फ्री सीरीज एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब एक चीज बीच में जो छूट रही है वो मैं आपको बात बताऊं, रदरफोर्ड मॉडल, वो भी आपने पढ़ा होगा। बोहर से पहले रदरफोर्ड का मॉडल क्या था कि न्यूक्लियस तो है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं, उसकी ऑब्जर्वेशन पे जा रहा हूं सीधा सीधा कि न्यूक्लियस सेंट्रल मासिव कोर है, रदरफोर्ड द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर अपने बनाए पथ पर गतिमान होता है। ये उस मॉडल का बेसिक ड्रॉबैक, बेसिक फेलियर, कि अगर अपने बनाए पथ पर गतिमान होता है तो धीरे धीरे न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज धीरे धीरे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और पास आते 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 अल्टीमेटली उसी में ड्रॉप हो जाएगा। अगर ड्रॉप हुआ तो एटॉमिक सिस्टम कोलैप्स करेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। इस ड्रॉबैक को हटाते हुए रदरफोर्ड ने मॉडल एस्टेब्लिश किया, जो अभी जस्ट पिछली स्लाइड्स में आपको दिखाया। उसने क्या कि उसके पोस्टुलेट्स क्या थे कि दोनों के बीच, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो ऑर्बिट है उसमें समान दूरी है, देयर आर सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट उसने दिया। दोनों के बीच में जो फोर्सेस, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में सेंट्रीपिटल फोर्स वो बैलेंस होती है आपस में, तभी स्टेशनरी ऑर्बिट रहता है। यहां पर भी अगर आप देखें तो बोहर एटम मॉडल, बोहर एक्सप्लेन करते हुए जो रेडियस, जो एनर्जी, जो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन पिछली स्लाइड में थे, उसमें H का यूज है। बोहर के एक पोस्टुलेट में भी H का क्वांटम थ्योरी से इंस्पायर्ड है, जिसके बेस पर यह रेडबर्ग फार्मूला आगे दिया। रेडबर्ग फार्मूला के आधार पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे आती हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन का ओरिजिन कैसे होता है। E इज इक्वल टू एच न्यू से ये भी इंस्पायर्ड, वहां पर हम इसको यूज करते हैं बोहर के उसमें पोस्टुलेट में कि डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ द एनर्जी डिफरेंस E2 E1 दोनों के बीच का, अगर एब्जॉर्ब करेगा तो हायर से, लोअर से हायर में जाएगा, एमिट करेगा
तो हायर से लोअर में जाएगा। ये चीज इससे इंस्पायर्ड होकर के, मतलब इसको भी आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रभावित है बोहर एटम मॉडल भी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के। तो क्वांटम थ्योरी, क्वांटम शब्द यहां से आता है, मैक्स प्लैंक द्वारा 1900 में इसकी शुरुआत होती है और मैक्स प्लैंक को इसके लिए नोबेल प्राइज वगैरह मिला, ये तो दैट इज वेल नोन फैक्ट। इसके बाद थोड़ा सा गैप एक्स्ट्रा क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स में बोहर थ्योरी आप ले सकते हैं। इसके बाद जो और एक्सप्लेन करने के लिए मैटर वेव्स की कहानी आती है। मैटर वेव्स की अवधारणा डी ब्रॉगली की ड्यूअल नेचर, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस क्लास 12th में है, हम सब लोग डिराइव करते हैं। वहां से ये एस्टेब्लिशमेंट है डी ब्रॉगली द्वारा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऑर्बिट में वेवी नेचर में, पार्टिकल और वेवी दो टाइप की नेचर में मोशन में होता है। दोनों के लिए तरंग रूपी और कण रूपी, दोनों के लिए डी ब्रॉगली के द्वारा जो एविडेंसेस, जो प्रमाण, जो साक्ष्य आप कह दें दिए गए, वो भी क्लास 12th में पढ़े जाते हैं कि अगर एक रेत से भरे बोरे में आप बुलेट फायर करो, एक पॉइंट आएगा, एक स्पॉट आएगा। इसी तरीके से बेसिकली ये ध्यान रखें, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस फोटॉन के लिए, टाइनी पार्टिकल फोटॉन के लिए, बाद में उसको एक्सटेंड किया गया इलेक्ट्रॉन के लिए। इसी तरीके से अगर फोटॉन किसी जिंक सल्फाइड या फोटोग्राफिक प्लेट पर हम स्ट्राइक करें तो एक साइंटिलेशन, एक स्पॉट, एक धब्बा प्रोड्यूस होता है। ये उसकी पार्टिकल लाइक नेचर को दर्शाता है। इसी तरीके से फोटॉन मींस लाइट की वेव के बारे में, अगर लाइट वेव्स के बारे में बात करें तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये तीनों फिनोमिना जो फिजिक्स में आपने 12th में पढ़े होंगे, ये तीनों एविडेंस हैं, तीनों प्रमाण हैं, तीनों साक्ष्य हैं कि फोटॉन की वेव लाइक नेचर भी होती है। इन दोनों को लेते हुए डी ब्रॉगलीज इक्वेशन डिराइव करते हैं, जो आगे अगले उसमें ये डी ब्रॉगलीज की अवधारणा ये कर रखी है। ये डेरिवेशन आपकी स्क्रीन पे है। अगर दोनों चीजें, दोनों तरंग रूपी प्रकृति, कण रूपी प्रकृति, एक ही फोटॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं, दोनों अगर उसके लिए मान्य है तो दो इक्वेशंस E इज इक्वल टू एच न्यू, फिर से प्लैंक्स इक्वेशन, और E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, दोनों उसके लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए। दोनों को इक्वेट किया और आगे आप सिंपल डेरिवेशन है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा का उपयोग करते हुए लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mc, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p p स्टैंड्स फॉर मोमेंटम ऑफ फोटॉन, mc मींस मास इनटू वेलोसिटी, और इसको बाद में एक्सटेंड किया गया फॉर इलेक्ट्रॉन्स, मींस आप रिप्लेस किया c को, लाइट वेलोसिटी को, फोटॉन वेलोसिटी को किससे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो PE यहां पर इक्वेशन दिख रही है आपको स्क्रीन पे, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय PE, PE मींस इट स्टैंड्स फॉर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। वापस पिछली स्लाइड पे चलता हूं, तो ये एस्टेब्लिश हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है गतिमान, जो ऑर्बिट में के चारों ऑर्बिट में गतिमान होते हैं, वो वेव नेचर के हिसाब से, थोड़ा सा वेव के बारे में भी बात कर लें। वेव के यहां पे इक्वेशंस आपको जो शो कर रखी हैं, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, इससे हम लोग परिचित हैं, E इज इक्वल टू h, प्लैंक्स इक्वेशन। मैंने अभी आपको बताया था कि प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए उसमें एक पॉस्टुलेट में ये थोड़ा सा डाला था, E इज इक्वल टू h न्यू, और दोनों को लेते हुए E इज इक्वल टू h c बाय लैम्डा। सिंपल फॉर्मुलेशन है ये कि C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और इससे आप ये डिराइव कर सकते हैं। वेव दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, A क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, लैम्डा इज वेवलेंथ, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ की दूरी वेवलेंथ आपकी यहां शो हो रही है। और अगर वेव के बारे में बात करें तो हम ये पैरामीटर्स, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर, ये इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि इस पे थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं बेटा। वेवलेंथ जैसे हमने इंट्रोड्यूस किया, वेवलेंथ इज डिस्टेंस ऑफ ए क्रेस्ट एंड ए ट्रफ, लैम्डा, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, nm, nm स्टैंड्स फॉर नैनोमीटर, cm सेंटीमीटर, नैनोमीटर मींस 10 टू पावर माइनस 9 मीटर, cm 10 टू पावर माइनस कितना 2 मीटर, 100 से डिवाइड करना है, और एंगस्ट्रॉम 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। एक और यूनिट है पिकोमीटर, 10 टू पावर माइनस 12, फेम्टोमीटर, fm 10 टू पावर माइनस 15,
इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज या साइकिल्स पर सेकंड में। सी वेग, वेलोसिटी लाइट, ये फिक्स्ड क्वांटिटी है, स्क्रीन पे शो हो रही है। वेव नंबर इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ वेवलेंथ 1 अपॉन लैम्डा। एक चीज यहां ध्यान रखें, आपको लैम्डा किसी भी यूनिट में किसी भी तरीके से दे रखा हो, वेव नंबर को ज्यादातर सेंटीमीटर इनवर्स में एक्सप्रेस करने का चलन है। तो वेव नंबर का यूनिट यहां पर हमने क्या शो कर रखा है, सीएम इनवर्स। मतलब अगर कोई न्यूमेरिकल या कुछ ऐसा कन्वर्जन आपको मिले एग्जाम में, तो आपको सेंटीमीटर में पहले वेवलेंथ को कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद सेंटीमीटर इनवर्स में अगर वेव नंबर एक्सप्रेस करना है तो उसमें एक्सप्रेस करना है। तो ये एक्सटैब्लिश हुआ कि डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, बोहर एटम मॉडल, ये एक्स्ट्रा क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट्स हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से इंस्पायर्ड हैं। इस तरह और भी हैं। आप आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अगली क्लास में पीजी में इनके डेरिवेशंस ज्यादा एक्सटेंसिवली कंप्लीट डेरिवेशंस भी सामने आपके आएंगी, लेकिन अभी आपके यूनिट को रिस्ट्रिक्टेड करते हुए थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रूप में इसको मैंने दिखाया। हाइजेनबर्ग का ये भी आप देख सकते हैं, एच का यूज है, प्लैंक्स स्थिरांक का यूज है, ये भी हम क्लास 12 में पढ़ते हैं। डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वलेंट, और मतलब इक्वलेंट टू न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम इक्वलेंट टू, क्लास 12 में भी आपके टीचर ने बताया होगा, फिर से बोल रहा हूं, इक्वलेंट टू लेते हैं एच क्रॉस बाई टू। एच क्रॉस बाई टू मीन्स, एच क्रॉस जहां हम यूज करते हैं, यहां पे मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, आपको बता दूं, एच क्रॉस इज एच 2 पाई। ये अभी से आप नोट कर लें, आगे जब तक आप केमिस्ट्री में या कहीं भी फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो एच क्रॉस इज एच अपॉन 2 पाई। ऊपर इक्वेशन दे रखी है डेल्टा एक्स डेल्टा पी, और नीचे वो मतलब अनसर्टेनिटीज बिटवीन पोजीशन, अनसर्टेनिटीज ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम। प्रिंसिपल मालूम है सभी को कि दोनों चीजें किसी भी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन या फोटॉन, किसी सूक्ष्म कण की साइमल्टेनियसली एक साथ पोजीशन और मोमेंटम हम असर्टेन नहीं कर सकते। एक को लोकेट करोगे दूसरी में थोड़ा सा एरर आ जाएगा, अनसर्टेनिटी, ठीक है नहीं। और सिग्मा एक्स सिग्मा पी को बेसिकली जो ये नीचे लाइन दे रखी है, इन हिज शिकागो लेक्चर, जब हाइजेनबर्ग ने लेक्चर दिया था तो उसने ये अनसर्टेनिटी को सिग्मा एक्स सिग्मा पी से डिनोट किया था। दे आर नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैटिस्टिकली अगर हम देखें तो। थोड़ा सा यहां पर आगे कर ऑर्बिटल को स्किप करते हुए अभी वापस आऊंगा, उस पर आगे बढ़ रहा हूं सीधा श्रोडिंगर इक्वेशन। स्क्रीन पे आपको बेटा श्रोडिंगर की फिगर भी दिखाई दे, फोटो भी दिखाई दे रही है। आप लोग एक होमोजीनियस हेट्रोजीनियस ऑडियंस है एक किस्म से, कुछ बायो बैकग्राउंड से होंगे, कुछ मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे। आपकी नॉलेज के लिए बता दें, इरविन श्रोडिंगर बायोलॉजिस्ट थे, लेकिन पहली बार उन्होंने जो इक्वेशन डिराइव की, मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, यहां से क्वांटम मैकेनिक्स का ये नींव है एक किस्म से। क्वांटम मैकेनिक्स का पूरा कोई भी आप बात कर लें, कोई भी इमारत, कोई भी प्रॉब्लम इसी इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन पे निर्भर करती है। बहुत शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन एच शाई इक्वल टू ई शाई की फॉर्म में यहां एक्सप्रेस कर रखी। एच यहां पर कैप नहीं लग पाया, ये है एच शाई इक्वल टू ई शाई। एच के ऊपर कैप लगा लीजिएगा, टोपी पहना दीजिएगा उसको। एच कैप स्टैंड्स फॉर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। जहां पर भी आप मैथमेटिकली देखें कैप लगा हुआ है, दैट स्टैंड्स फॉर ऑपरेटर। ऑपरेटर मींस अगर हम बात करें, जैसे साइन ये है एडिटिव ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, स्लैश का साइन हो, डिवीजन करना है ऑपरेटर, ये साइन अगर है, इंटीग्रल करना है कोई फंक्शन, इंटीग्रल करना है, ये शो करता है कि ये ऑपरेशन होनी है, तो ये ऑपरेटर्स हैं। हैमिल्टोनियन इज एनर्जी ऑपरेटर। जब आगे
सॉल्व करेंगे किसी हायर क्लास में, तो आप देखेंगे हैमिल्टोनियन एनर्जी ऑपरेटर, इसको सॉल्व करने से हमें आइगन वैल्यूज, एनर्जी वैल्यूज मिलती। शाई, शाई क्या है? इट्स अ फंक्शन, यहां पर इसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन। अभी जैसे पिछले पार्ट में मैंने बात की आपसे इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के एस्टेब्लिश हो चुका डी ब्रॉगली के द्वारा कि मैटर वेव की तरह वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है। तो वेव की इक्वेशंस यहां पर श्रोडिंगर ने सब समावेश करके ये इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है, डिराइव की थी। तो वेव फंक्शन हम इसको इसलिए कहते हैं। मैथमेटिकली बेटा कोई भी फंक्शन पॉसिबल हो सकता है। से फॉर एग्जांपल शाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, साइन एक्स है जो भी। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली सारे फंक्शंस आप नहीं ले सकते। क्वांटम मैकेनिकली कुछ चुनिंदा फंक्शंस लिए जाते हैं। फंक्शंस के बारे में भी इसके बाद बात करते हैं। पहले हम श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें, श्रोडिंगर इक्वेशन की डेरिवेशन की बात करें। इक्वेशन ये आपके सामने है इसमें, ठीक है नहीं, जहां V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, E क्या है? टोटल एनर्जी, डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर एक और बीच में आपका डेल स्क्वायर इज लैप्लेशियन ऑपरेटर। डेल स्क्वायर अपने आप में शो कर रहा है कि 3 डायमेंशनल ऑपरेटर है। डेल स्क्वायर मींस कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, एक्स, वाई और जेड, तीनों डायरेक्शंस में। डेल स्क्वायर शाई, ठीक है नहीं। एच क्रॉस मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, एच अपॉन 2 पाई। एम क्या है? जिस पार्टिकल के लिए आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल वी आर अप्लाइंग इट फॉर इलेक्ट्रॉन्स, तो एम उसका मास हो जाएगा। सॉरी, एक सेकंड का पॉज ले रहा हूं बेटा। देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर, चिरसम्मत यांत्रिकी के आधार पर, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन ये आपकी स्क्रीन पे है, डेल्टा स्क्वायर यू डेल्टा एक्स स्क्वायर, जहां यू क्या है? वेलोसिटी को सिंबल दिया है क्लासिकल मैकेनिक्स में। इसको यू को यहां, सॉरी, वेव फंक्शन का सिंबल दिया है। इसको एक्स और टी का फंक्शन लेते हैं, 2 का फंक्शन। अगर क्वांटम मैकेनिक्स यही क्लास पीजी के लिए ली जाती तो हम वहां पर 3 एक्स, पी और टी, मतलब पोजीशन, मोमेंटम और टाइम, 3 का फंक्शन हम एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आप अभी ग्रांटेड इसको इतना लें कि वेव फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स स्टैंड्स फॉर स्पेस, क्योंकि हम स्पेस को एक्स, वाई, जेड से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हम यहां पर 1 डायमेंशनल इक्वेशन ले रहे हैं, तो यहां पर इसको क्या लिया है? शाई एक्स, एंड इट इज आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। जब आप इसको इसमें रख देंगे, इस डिफरेंशियल को रखेंगे, तो ऑब्वियसली डिफरेंशियल का जो रूल है, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स तो जानते ही हैं, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट्स जो यूनिट फर्स्ट ए में मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री के इसी में यहां पर आई थिंक सिलेबस में, तो वो पढ़ रहे होंगे, उनको भी पता चल गया होगा। नहीं तो एक चीज यहां पे नोट कर लें, डिफरेंशियल आपके 2 वेरिएबल हैं इस फंक्शन में, एक्स और टाइम। तो आपका जो पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो डी एक्स स्क्वायर, मतलब वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने एक्स वाला पोर्शन डिफरेंशियल के अंदर रखा, टाइम वाला पोर्शन फंक्शन का बाहर कर दिया। उसी तरीके से दूसरे वाले आरएचएस में टाइम वाला फंक्शन डिफरेंशियल के अंदर है और एक्स वाला पोर्शन डिफरेंशियल से बाहर है। वी स्क्वायर यहां पर वेलोसिटी बात हुई अभी। इसको और सिंपल तरीके से मैं आपको यहीं पर डिराइव करके बता रहा हूं। जैसे अपनी ये इक्वेशन थी डेल्टा स्क्वायर, इसको शाई की फॉर्म में ही ले लें आप, डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय वी स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर शाई डेल्टा टी स्क्वायर। स्लाइड में यू लिया, आप शाई की फॉर्म में लेके चलें, क्योंकि शाई से हम लेके चलते हैं
तो शाई को शाई एक्स शाई टी 1 शाई एक्स शाई टी डबल डिफरेंशियल ये है। इसमें जैसा अभी मैंने बात की, टाइम वाला फंक्शन बाहर और इस वाले केस में एक्स वाला फंक्शन बाहर आपकी इक्वेशन ये बन गई। यहां पर जो e टू द पावर एक्सपोनेंट टू द पावर माइनस ओमेगा टी शो कर रखा है, इसको और सिंप्लीफाइड मैनर में मैं यहां आपको बताता हूं आगे। जो शाई जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, मींस एक्स वाला पोर्शन तो सीधा सीधा, और e वाले में e टू द पावर 2 पाई आयोटा न्यू टी। ये वेव से आप वेव इक्वेशन से क्लास 12 में जो पढ़ते हैं वहां पे जहां न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। क्योंकि हम मैटर वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं। आयोटा क्या है, आयोटा इमेजिनरी, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ते हैं, आयोटा की वैल्यू क्या है, √-1 और आयोटा स्क्वायर इज -1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है, इसको आप लिख लें। और टी इज टाइम। जब आप इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, शाई टी की जगह e टू द पावर मतलब e या एक्सपोनेंट 2 पाई आयोटा न्यू टी इज इक्वल टू 1/v²। यहां पर मेरे पास ये डिफरेंशियल है ही, इंटू डेल्टा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर ई टू द पावर एक्सपोनेंट या e टू द पावर 2 पाई आयोटा न्यू टी। इसका डबल डिफरेंशियल आपको करना है। डबल डिफरेंशियल के लिए एक छोटा सा आपको यहां पर थोड़ा सा आपको यहां पर मैथमेटिक्स का एक रूल बता दें। जैसे e टू द पावर x है, इसका डिफरेंशियल e टू द पावर x है, लेकिन e टू द पावर ax अगर है तो इसका डिफरेंशियल a इंटू e टू द पावर ax होगा। उसी रूल से अगर मैं यहां पर मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। यहां इस साइड में क्या है, शाई x है, और ये मेरा इंडिपेंडेंट है x से, ये टाइम डिपेंडेंट है। तो एक्सपोनेंट 2 पाई आयोटा न्यू टी ये हम बाहर ले सकते हैं। डेल्टा स्क्वायर शाई एक्स डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v²। इसको जब आप डबल डिफरेंशियल कर लेंगे तो पहली बार में आपका आ जाएगा 2 पाई आयोटा e टू द पावर 2 पाई आयोटा न्यू टी। दूसरी बार में 2 पाई आयोटा का स्क्वायर, एक बार फिर से आ जाएगा e टू द पावर 2 पाई आयोटा न्यू टी। मीन्स ये आपके पास आ गया 4, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर e टू द पावर या एक्सपोनेंट 2 पाई आयोटा न्यू टी। दोनों तरफ देखें, एक्सपोनेंट यहां भी है यहां भी है, कॉमन है, कॉमन टर्म को हम कैंसिल आउट कर देते। कॉमन टर्म को दोनों तरफ कैंसिल आउट कर दें तो आपके पास जो इक्वेशन डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 1/v², 4 पाई, 1 का 4 पाई सीधा मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर मैंने आपको अभी बताया था इट इज इक्वल टू -1, तो माइनस आ जाएगा साइन यहां पे, और यहां पे एक्सपोनेंट आपका खत्म ही हो चुका है। शाई एक्स तो बचा ही है, शाई एक्स
ऊपर से कैरी कर रहे हैं। ये इक्वेशन आपकी यहां स्क्रीन पे शो कर रखी। अब एनर्जी के बारे में बात करें, श्रोडिंगर ने, जैसे मैंने आपको बताया था, श्रोडिंगर इक्वेशन के डेरिवेशन में इलेक्ट्रॉन के सारे एनर्जी और सब चीज बीच में समावेश हो जाता है। एनर्जी के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दैट मस्ट बी सम टोटल ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को सिंबल यहां पर हम T देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को V देते हैं। और ये मुझे मालूम है, वेल नोन फैक्ट है कि T इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। इसको ऊपर नीचे आप m से मल्टीप्लाई कर दें। ये ऊपर जो न्यूमरेटर बना दैट इज नथिंग बट मोमेंटम का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। तो टोटल एनर्जी आपकी हो गई जो आपकी स्क्रीन पे यहां शो कर रखी, कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग होगी। और मोमेंट पोटेंशियल एनर्जी के ब्रैकेट में x मींस पोटेंशियल एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन x, क्योंकि अभी तक हम वन डायमेंशनल इक्वेशन को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है नहीं। आगे मोमेंटम के लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे और डेरिवेशन के स्टेप अगर हम बात करें, इस इक्वेशन से E माइनस वी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है नहीं। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m E माइनस वी। P इज इक्वल टू आपकी स्क्रीन पे जो शो कर रखा है, P इज इक्वल टू 2m E माइनस वी पूरे का पावर 1/2, पूरे का पावर 1/2 मींस उसका अंडर रूट हो जाएगा। यहां पर एक और इक्वेशन आगे देखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। इट्स अ फैमिलियर इक्वेशन, वेल नोन इक्वेशन। अभी इसके बारे में हमने बात भी की थी, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर, अभी अभी बात की थी मैटर वेव्स के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मोशन के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू p बाई h। उल्टा कर दिया मैंने इक्वेशन को और कुछ नहीं किया। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू p बाई h। तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। p स्क्वायर अपने पास है, मीन्स इट इज इक्वल टू 2m E माइनस वी अपॉन h स्क्वायर। अब हम वापस, इसको मैं अभी रख रहा हूं सेफ, वापस चल रहे हैं अपना इक्वेशन पे, जहां पे हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ी थी। यहां पर मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूं, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये वेव इक्वेशन ये भी अपने को मालूम है। तो C, या हम C को रिप्लेस कर दें वेलोसिटी V से, क्योंकि इस इक्वेशन में वेलोसिटी हमने V लेके रखी है। तो 1 अपॉन V, या आप इसको सिंप्लीफाइड मैनर में बताता हूं आपको, V बाय लैम्डा इज इक्वल टू न्यू। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, और कैसे भी मैथमेटिक्स करें, ठीक है नहीं। तो 1 बाई वी स्क्वायर, या इसको और आगे कर दें 1 बाई वी, न्यू बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। न्यू बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। अपनी इक्वेशन क्या थी, डेल्टा स्क्वायर शाई एक्स
डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर ये इक्वेशन थी। और लैम्डा भी स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा है और मैंने वैसे भी आपको सॉल्व करके अभी दिखा दिया। लैम्डा भी आपके पास है, वी का भी आपके पास है। इन दोनों इक्वेशंस को इनकॉर्पोरेट करते हुए, जैसे यहां पे ये स्टेप शो कर रखा है जो मैं शो करना चाह रहा हूं, दोनों इक्वेशंस को इनकॉर्पोरेट करते हुए आप यहां पर देखें एक समीकरण जो लास्ट में शो कर रखा है, हमें एक इक्वेशन मिलेगी, वन डायमेंशनल इक्वेशन, डेल्टा डी स्क्वायर शाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। एच क्रॉस क्या कर दिया, एच अपॉन 2 पाई, मतलब जो 4 पाई स्क्वायर था मेरे पास उसको वापस नहीं चले गए। एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी शाई एक्स इज इक्वल टू 0। ये वन डायमेंशनल इक्वेशन हमें यहां पे मिली। यहां पर एक चीज बच्चों में बताना चाहूंगा कि हम शुरुआत जहां से हमने करी थी डेरिवेशन की, ये इक्वेशन आप देखें जो क्लासिकल मैकेनिक्स की बेस पे ली थी। यहां पे दो वेरिएबल्स और दो चीजों पे डिपेंड करते हुए फंक्शन था, एक्स और टी, टाइम। दिस इक्वेशन इज नोन एज टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, टाइम पर निर्भर करती है। लेकिन अब अगर आप देखें, अब जो आपके पास इक्वेशन यहां पे बनी है, जो नीचे लास्ट इक्वेशन डी टू शाई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी एक्स शाई एक्स इज इक्वल टू 0, यहां पे टाइम का फंक्शन एग्जॉस्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ये टाइम वहीं पर इंडिपेंडेंट हो गई जहां पर हमने इसको डिफरेंशियल कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। आगे बढ़े, इट्स नथिंग बट इसको रीअरेंज किया हुआ है, उसी इक्वेशन को रीअरेंज कर रखा है और आगे इसको मतलब उसी इक्वेशन को रीअरेंज कर रखा है और आगे अगर इसको 3 डायमेंशनली हम अप्लाई करें तीनों दिशाओं के लिए, 3 डायमेंशन तीनों विमाओं के लिए, तो आपके पास इक्वेशन जो नीचे त्रिविमीय समीकरण जो होगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर शाई प्लस वी शाई प्लस ई, मतलब अगर ई को इस साइड ले आए इक्वल टू 0 तो हो ही जाएगा, ई माइनस वी इक्वल टू 0 हो ही जाएगा। तो ये आपका 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन इस तरीके से है। श्रोडिंगर इक्वेशन के अगर एप्लीकेशंस के बारे में बात करें, माइक्रो पार्टिकल्स के बिहेवियर को, टाइनी पार्टिकल्स के बिहेवियर को समझने के लिए, उनके एनर्जी, उनके वेव फंक्शन को ज्ञात करने के लिए और सूक्ष्म कण की स्थानांतरित गति ट्रांसलेशनल मोशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसको निर्धारित करने के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन उपयोग में आती है। जैसे जैसे आप क्लासेस में पहुंचेंगे तो आपको, मैंने जो शुरू में आपको बताई थी एच शाई इक्वल टू ई शाई, हैमिल्टोनियन वाली इक्वेशन, उससे भी आप यहां तक पहुंच सकते हैं, इस इक्वेशन तक आ सकते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन बेस माना जाता है, नींव माना जाता है। यहां से बेस पर, इसके आधार पर हम टाइनी पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन के बारे में जैसे आप बात कर रहे हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म कण के ट्रांसलेशनल मोशन, आपका रोटेशनल मोशन, आपका वाइब्रेशनल मोशन के बारे में सॉल्यूशंस करते हैं, जो आपके पीजी क्लासेस का हिस्सा है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। यहां पे ये ध्यान रखिए, माइंड इट, कि बोहर का एटम मॉडल भी जो है दैट इज आल्सो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दैट इज फॉर हाइड्रोजन एटम। यहां भी हाइड्रोजन एटम के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड अप टू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी तक सॉल्व करते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एग्जैक्ट सॉल्यूशंस। लेकिन अगर आगे हम बात करें तो आगे अप्रोक्सीमेशंस लग जाती, तो इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स का स्कोप यहीं पे खत्म नहीं, स्कोप इससे कहीं ज्यादा है, बियॉन्ड स्कोप है। आज की डेट में क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर जो सॉफ्टवेयर्स हैं थ्योरेटिकल केमिस्ट्री में, रिसर्च में बहुत हेल्पफुल है। आप भले ही आपका एग्जैक्ट सॉल्यूशन केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है, लेकिन उसको
अप्रोक्सीमेट मेथड्स को यूज करते हुए, उनको कंपाइल करते हुए, उनको कॉम्बिनेशन करते हुए बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के लिए हम सॉल्यूशंस करते हैं। बस ये ध्यान रखें बच्चों कि हम बेसिकली डिराइव क्या करना चाहते हैं। बेसिकली हमें यहां से प्राप्त क्या होता है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन से, एनर्जी और वेव फंक्शन। सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी मिल गई तो उसकी गति के बारे में अंदाजा होगा, वेव फंक्शन मिल गया, उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति के बारे में अंदाजा होगा। तो वेव फंक्शन के बारे में अभी तक शाई कई बार हो चुका, और शाई का बीच में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आपको दिया था कि मैथमेटिकली शाई बहुत पॉसिबल है, जो भी मैथमेटिकल फंक्शन है वो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन शाई फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में, फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल साइंस में या क्वांटम मैकेनिक्स में शाई कौन कौन से संभव है, कौन कौन से पॉसिबल है, कुछ बात उन पे भी करते हैं आगे। एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन और दो तीन और देखें। परमाणविक आणविक संरचना के स्पष्टीकरण में मैं जैसे अभी बता चुका हूं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के लिए भी श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बेस पर सॉफ्टवेयर जो डेवलप्ड हैं उनको विजुअलाइज करना, उनको सॉल्व करना आसान होता है। आणविक गति के विश्लेषण में, मॉलिक्यूलर मोशंस में, आप आगे आगे जैसे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो भी थ्योरीज आप, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन दिस क्वांटम मैकेनिक्स। बेसिक इक्वेशन आपकी यही है। और इसके बाद ट्रांसलेशनल, जैसे हम ये बात कर ही चुके हैं। ये वेव फंक्शन की स्लाइड आपके सामने है। वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे है, बात करें इसको, पहली बात तो ये स्टैब्लिश्ड है कि शाई से हम प्रदर्शित करते हैं। इस चीज को आप नोट करें, शाई से हम प्रदर्शित करते हैं। मैथमेटिक्स में आप y भी लिख सकते हो, fx भी लिखते हैं, जैसे लिखते हैं fx, y से भी लिख सकते हो, लेकिन यहां पर हम इसको शाई से एक्सप्रेस करते हैं। शाई इज अ फंक्शन ऑफ, मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था, शाई इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट मींस x, मोमेंटम कोऑर्डिनेट मींस p, और टाइम कोऑर्डिनेट मींस t। ये पीजी क्लासेस में आगे जाके बताते हैं जब एमएससी केमिस्ट्री में फर्स्ट सेमेस्टर में है, लेकिन आप इसको इतना लें कि शाई इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, स्पेस और टाइम। यहां पर नीचे जो ग्राफ दे रखे हैं शाई स्क्वायर, क्वांटम मैकेनिक्स में शाई की जगह शाई स्क्वायर का महत्व है, सिग्निफिकेंस जो है, महत्व जो है शाई स्क्वायर का, शाई का नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैथमेटिकली नेगेटिव क्वांटिटीज पॉसिबल हैं, एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में हम नेगेटिव क्वांटिटीज को एक्सेप्ट नहीं करते। शाई स्क्वायर मतलब शाई स्क्वायर अगर होगा तो नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो जाएगा। आप ये नीचे देख रहे हैं शाई स्क्वायर ग्राफ जो दे रखे हैं, ब्लू से शाई ग्राफ और रेड से शाई स्क्वायर ग्राफ, नीचे दो आपकी स्क्रीन पे शो कर रखे हैं। तो नेगेटिव लोब भी पॉजिटिव लोब में। शाई के बारे में बात करें तो शाई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। मैथमेटिकली ये पॉसिबल है कि शाई आपका सिंगल वैल्यूड ना हो, शाई के कई मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती, और लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल या क्वांटम मैकेनिक्स में शाई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट, मापने योग्य हो, और कॉन्टिन्यूस हो, सतत हो। वहां पे डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन भी चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें शाई इज इक्वल टू 10x का ग्राफ देखते हैं, x की वैल्यू मैथमेटिक्स में जैसे हम पढ़ते हैं 0 से शुरू होके 90 डिग्री तक आते आते इनफाइनाइट हो गई। अगर मान लीजिए शाई इज इक्वल टू 10x मैं लूं, मैथमेटिकली पॉसिबल है, लेकिन फिजिकली ये नॉट एट ऑल, इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। फिजिकली ये एक्सेप्टेबल फंक्शन नहीं है। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के बारे में बात करें, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन शाई स्क्वायर की जैसे मैंने बात की थी, किसी भी स्पेस में ओवर द होल स्पेस अगर शाई स्क्वायर का इंटीग्रल कर दें ओवर द होल स्पेस, मान लीजिए एटम पूरा यूनिवर्स है, तो इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक आप लिमिट्स ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्स तो नहीं है एटम की, अगर इसमें लिमिट्स हम क्या डालेंगे, 0। 0 मीन्स कहां से, अगर हम न्यूक्लियस के सेंटर को मान रहे हैं, केंद्र को, वहां से लेकर एटम की पेरिफेरी, r मीन्स रेडियस, कहां तक उसका रेडियस है, तो उसको शाई स्क्वायर अगर हम करेंगे, उसका इंटीग्रल कर देंगे, तो अगर 1 आता है
तो हम क्या कहेंगे कि शाई जो है, जो वेव फंक्शन है, दैट इज नॉर्मलाइज्ड। और अगर ये इक्वल टू 0 आता है तो हम ये कहेंगे इट इज ऑर्थोगोनल। ये कुछ शाई और शाई स्क्वायर आपको स्क्रीन पे शो कर रखे हैं, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शंस जो हैं। आइगन फंक्शन के बारे में बात करें, इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्री पोर्शन थोड़ा सा बताना है, उसी को लेते हुए इंक्लूड किया है। आइगन फंक्शन, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन ऐसी हो कि ऑपरेटर, फंक्शन, वैल्यू, फंक्शन, यहां पे जैसे स्क्रीन पे दे रखा है AF इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा वैल्यू है। कोई भी ऑपरेटर मैंने फंक्शन पे लगाया, मुझे कुछ वैल्यू मिली, फंक्शन वापस मिला। दिस सॉर्ट ऑफ इक्वेशन इज नोन एज आइगन इक्वेशन। इसको आइगन इक्वेशन बोलते हैं। और जो फंक्शन इस टाइप के इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, दैट फंक्शन इज नोन एज आइगन फंक्शन। जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन भी हमने इंट्रोड्यूस की थी अभी, एच शाई इज इक्वल टू ई शाई, ये भी एक आइगन इक्वेशन। यहां पर ऑपरेटर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, दैट कैन बी ऑपरेटेड ऑन शाई, और इक्वल टू ई शाई, एनर्जी हमें एक वैल्यू के फॉर्म में मिल रही है, फंक्शन वापस मिल रहा है, ये एनर्जी आइगन वैल्यूज के फॉर्म में मिलती है। यहां पर एक छोटा सा प्रश्न आपसे मैं दे रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, आपको हेल्पफुल होगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में। से फॉर एग्जाम्पल शाई इज इक्वल टू साइन 2x, एक वेव फंक्शन है मेरा, शाई इज इक्वल टू साइन 2x। अगर मैंने इसको इस ऑपरेटर से ऑपरेट किया तो मेरे पास क्या ये आइगन इक्वेशन बनती है? जो मैथमेटिक्स के हैं वो तो सॉल्व करके देख सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले तो कर सकते हैं, लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो इसका डबल डिफरेंशियल जब आप करेंगे तो एक फर्स्ट डिफरेंशियल में और सेकंड डिफरेंशियल में फिर से फर्स्ट का डिफरेंशियल कॉस और कॉस का डिफरेंशियल फिर से साइन, सेकंड डिफरेंशियल में करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4, वापस 2 बाहर से दोबारा से 2 और 2 4, 2 दूनी 4, तो शाई, यहां पे शाई क्या है मेरा, साइन 2x, तो ये एक आइगन इक्वेशन बन गई। देखिए ऑपरेटर है ये फंक्शन, ये आइगन वैल्यू और ये वापस फंक्शन, शाई x क्या है मेरा, साइन 2x, तो इट्स ए सॉर्ट ऑफ आइगन इक्वेशन। और साइन 2x इस ऑपरेटर के रिस्पेक्ट में आइगन फंक्शन है। जैसे यहां पे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का भी एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है, एच फंक्शन लेते हुए शो कर रखा है। नेक्स्ट आगे चलें। जैसे चर्चा की थी मैंने कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करते हुए एग्जैक्ट सॉल्यूशंस हैं फॉर द ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन एंड अप टू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। यहां पर वो डेरिवेशन, वो सॉल्यूशन तो डिस्कस नहीं करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ एमएससी प्रीवियस, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको यहां पर दे रहे हैं। ये श्रोडिंगर इक्वेशन जो दे रखे, दैट इज फॉर्म ऑफ वही जो आपको अभी डिराइव की, उसकी दूसरी फॉर्म में, दिस इज द एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, जहां म्यू, एम की जगह म्यू ले रखा है। म्यू जो है वो कहलाता है रिड्यूस मास, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। यहां पे इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा आपको दे रखा है, जो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे उनके हेल्पफुल होगा। यहां पे शाई जो हम सॉल्व करते हैं जब हाइड्रोजन एटम को, अभी तक मैं आपको ये बताता है शाई इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट, एक्स एंड टी। यहां पे शाई जो है वो 3 का फंक्शन लेके चलते हैं, आर, थीटा एंड फाई। आर इज रेडियल कोऑर्डिनेट, थीटा और फाई एंगुलर कोऑर्डिनेट। जैसे आगे अगली स्क्रीन पे देखें, ये आर और थीटा और फाई एक्सप्लेन कर रखे। ओरिजिन पे एक्स वाई जेड तो ये अपने है ही, ओरिजिन पे आपका न्यूक्लियस है, वहां से पेरिफेरी, एटॉमिक पेरिफेरी तक का, एटॉमिक बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है
जो दूरी है r, थीटा और फाई दो एंगल्स हैं, वो यहां पे शो कर रखे। जब श्रोडिंगर इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास वेरिएबल कितने हैं बच्चों? यहां पे 3। हमें 3 वेरिएबल हम सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है, 3 वेरिएबल सॉल्व करेंगे तो हमें 3 रिजल्ट मिलेंगे। तो हमें 3 रिजल्ट्स जो मिलते हैं उनको आप क्वांटम संख्याएं, क्वांटम वेव फंक्शन के फॉर्म में जो मिल रहे हैं, उनके बीच में जो है वो क्वांटम संख्याएं आती हैं। वेव फंक्शन ये है श्रोडिंगर हाइड्रोजन एटम के लिए, जहां पे A0 एक्सप्रेस कर रखा है, दैट इज बोहर रेडियस। एक बात आपको ध्यान से यहां पे बता दूं, या सॉल्यूशन में मैं नहीं गया ना जाना था, यहां पे एनर्जी जो है हाइड्रोजन एटम की, जो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो मिलती है, दैट इज सिमिलर टू, दैट इज इक्विवेलेंट टू, किसके समान है? बोहर एनर्जी के, जो बोहर के द्वारा सॉल्व की गई है। ये हाइड्रोजन के वेव फंक्शंस का चित्र आपके सामने है, अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए। तो शाई के बारे में यहां तक अभी थोड़ा सा मैंने जो आपसे चर्चा की और हाइड्रोजन एटम के बारे में जो बताया, कि एक हिंट दिया कि एनर्जी और वेव फंक्शन जो है, इससे जो आपको मिल रहा है शाई के सॉल्यूशन में कितने आएंगे? r पार्ट है, थीटा पार्ट है, फाई पार्ट है, 3 हिस्से होंगे उसके। तीनों हिस्सों में अलग अलग जो उसमें n, l और m 3 क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करता हुआ ये फंक्शन टोटल बनता है। तो एक चीज तो आज से आप सुधार ही लो, जो आपने 12th में पढ़ी होगी, शायद बताया गया होगा, क्वांटम नंबर्स आर द मैजिक नंबर्स। नो, दे आर नॉट मैजिक नंबर्स। यहां पे आप चाहें तो लिख लें, क्वांटम नंबर्स दे आर द सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन एज सॉल्व्ड फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन जो सेटअप की जाती है, जो स्थापित की जाती है, उसके हल में प्राप्त होते हैं क्वांटम नंबर्स n, l और m। ये सभी ने पढ़े होंगे 12th में। अभी जैसे मैं जिक्र कर रहा था बेटा कि r, थीटा और फाई 3 पार्ट हैं फंक्शन के हाइड्रोजन एटम के लिए, तो तीनों को अलग अलग करके हम देख सकते हैं। अगर बेसिकली वैसे तीनों को अलग ना करें, दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक रेडियल पार्ट है, त्रिज्यीय भाग, दूसरा आपका एंगुलर पार्ट है, कोणीय भाग। त्रिज्यीय भाग को अगर हम अलग कर दें तो फिर से वही कॉन्सेप्ट शाई स्क्वायर की हम बात करें। शाई स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रल करें और इंटीग्रल अगर मेरे को 1 मिलता है, तो हम ये कहेंगे कि उस स्पेस में, उस डेफिनेट स्पेस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पूरी है। 1 मींस 100%। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैंने अभी अभी जिक्र किया था ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 तक जाती है। 1 मींस 100%, 0 मींस नथिंग। अगर शाई स्क्वायर का मेरे को वैल्यू 0 मिलती है इंटीग्रल में, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की उस एटॉमिक स्पेस में वैल्यू 0 है, निल है। तो आर पार्ट, आर फंक्शन का केवल हाइड्रोजन एटम के लिए जो आर फंक्शन जो सॉल्व होके आता है, उसके जो ग्राफ यहां पर शो कर रखे हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके संदर्भ में? आर के। मतलब आर, कैपिटल आर वेव फंक्शन है, स्मॉल आर क्या है? एटॉमिक रेडियस। तो ये इस टाइप के जो ग्राफ्स मिलते हैं, शाई स्क्वायर ग्राफ्स, दे आर नोन एज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हिंदी में इसको आप बोलते हैं त्रिज्यीय प्रायिकता वितरण फलन। ये आपके यूनिट का हिस्सा है बेटा, इसको नोट कर लें। तो इसको अगर आप शाई की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, साइज फंक्शन ऑफ आर। मैंने यहां पे स्लाइड में जो शो कर रखा है आपको, वो शाई ना करते हुए कैपिटल आर शो कर रखा है। कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर वेव फंक्शन के लिए, शाई की जगह। आप इन ग्राफ्स को जरा ध्यान से देखें तो इसमें देखेंगे 1s का एक ही लोब है, 2s की 2 लोब्स हैं, बीच में 0 आ रहा है, 2p की 1 लोब है, और 3s वाले में 3 लोब्स हैं, बीच में 2 बार 0 आ रहा है। 3p की 2 लोब है, 3d की फिर से 1 लोब है। जहां पे प्रोबेबिलिटी 0 हो रही है विद रेडियस, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से, ओरिजिन से, 0 से रेडियस मतलब एटॉमिक बाउंड्री की तरफ, पेरिफेरी की तरफ बढ़ते हैं, तो जहां जहां प्रोबेबिलिटी 0 हो रही है,
दैट पॉइंट इज नोन एज नोड, NODE, नोड। नोट कर लीजिए बेटा, प्रोबेबिलिटी जहां 0 हो रही है दैट इज नोड, ठीक है नहीं। और चूंकि यहां पे स्क्रीन पे आपको दिखा रखा है 1s बहुत ज्यादा, वो 1s बहुत ज्यादा नहीं है। 2s वाला जो नीचे छोटा सा लोब दिखा रखा है वो 1s का पहले है, उसके बाद एक्सटेंडेड 2s का है। 2s वाले पे कंसंट्रेट करें, एक छोटा सा लोब नीचे दिखाया हुआ है प्रोबेबिलिटी फंक्शन का, और फिर उसके बाद नोड, नोड के बाद फिर 2s का। तो जो नीचे वाला जो लोब है वो 1s का है। दिस शोज दैट 1s इज लो लाइंग ऑर्बिटल, 1s इंटीरियर इनर ऑर्बिटल है, 2s उसके बाहर वाला ऑर्बिटल है। और इसी तरीके से 3s में अगर हम बात करें तो वहां 3 है, 1s का, फिर 2s का, और अल्टीमेटली बड़ा लोब 3s का। सेम इज द केस इन 3p, छोटा वाला लोब 2p का और बड़े वाला उसके ऊपर 3p का। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, देख लें इसको। साथ जब हम कंबाइन करते हैं थीटा और फाई पार्ट, एंगुलर पोर्शन, तो कंप्लीट शाई हमको मिलता है, जैसा पिछली स्लाइड में आपको इंट्रोडक्टरी ये दिया है, कंप्लीट वेव फंक्शन। जब इस वेव फंक्शन की प्लॉटिंग, इस वेव फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं 3 डायमेंशनली त्रिविम में, जैसे ज्योग्राफी में ज्योग्राफर्स क्या करते हैं, कंटूर मैप्स डिजाइन करते हैं। मौसम की जानकारी तो हम सभी लोग देखते हैं न्यूज में, आपने देखा होगा, प्रेशर के साथ बारिश बरसात आज कहां होगी कहां नहीं होगी, कहीं पे उभरी हुई सरफेस, कहीं पे दबी हुई सरफेस नजर आती है प्रेशर डिफरेंस के साथ। वही सेम उसी टाइप से हमको यहां पर ऑर्बिटल्स के लिए, डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए जब हम ड्रॉ करते हैं शाई के ग्राफ, शाई स्क्वायर्स के ग्राफ विद एटॉमिक रेडियस, विद एटॉमिक पैरामीटर, विद एटॉमिक पेरिफेरी, विद एटॉमिक बाउंड्री, तो आपको जो ग्राफ्स मिलते हैं जो उभर के, दे आर नथिंग बट, वो आपको क्या मिल रहा है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, और अलग अलग ऑर्बिटल की अलग अलग शेप। जैसे 1s, s वाले में हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, स्फेरिकल शेप। s वाले में स्फेरिकल शेप क्यों, क्योंकि उस वाला s का अगर आप फंक्शन देखेंगे तो उसमें केवल r पोर्शन रह जाता है, एंगुलर पोर्शन उसमें नहीं। डिटेल स्टडी जब आप पीजी क्लास में जाके करते हैं तो उसका r का अगर हम 3 डायमेंशनल फिगर देखेंगे r को लेते हुए, तो वो क्या आती है, स्फीयर आती है। और रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमको क्या बताते हैं, जैसे मैंने आपको ये शो किया था अभी स्लाइड में, आप ये देखें 2s वाले पे कंसंट्रेट करें, मैं 2 डायमेंशनली इसको ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन ये आप 3 डायमेंशन में इसको इमेजिन करें। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का माइंड में कॉन्सेप्ट रखते हुए कि 1s इज इनर ऑर्बिटल, 1s इज लो लाइंग ऑर्बिटल, तो ये 1s है। फिर नोड, नोड मींस जहां प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, फिर उसके बाद ये आपका कौन सा है, 2s ऑर्बिटल। ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एप्लीकेशन एक किस्म से आ गया। तो ये जो बीच में ये जो हिस्सा है, यहां पर क्या है, शाई स्क्वायर इज नथिंग बट 0, या प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट 0। तो ये हमको वहां से, ये नोड वाला हिस्सा, प्रोबेबिलिटी इज 0। क्वांटम नंबर्स के बारे में मैंने बात की आपको, एन, एल, एम और एस, ये एस छोड़ दें, एन, एल, एम 3, ये आर थीटा फाई के जो हम शाई को लेते हुए श्रोडिंगर इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए एस्टेब्लिश करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो हमें जो शाई के डिफरेंट पोर्शंस मिल रहे हैं, उसमें जो एनएलएम, उसमें क्वांटम नंबर्स के सॉल्यूशंस हैं। एस के लिए अलग से श्रोडिंगर इक्वेशन एस्टेब्लिश करके सॉल्व की जाती है। ये चार्ट वही है जो क्लास 12th में आपने पढ़ा हुआ है, एक क्विकली रिवाइज कर लें। एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू अपने आप चेंज होती है, 1 2 3 एंड, है ना, सब एग्री कर रहे हैं मेरे साथ। और एल की वैल्यू, एल इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
और m इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, m पे। जैसे यहां शो कर रखा है n 1 है, तो आपका ये l m और s कितना है, कैसे, यहां पर s वैल्यू हर एक में 1 प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ, इस तरीके से। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, मुझे इंडिकेशन मिल गई, टाइम हो गया है, लेकिन अभी आपका यूनिट आपका बचा हुआ है। अगर मेरे को फिर से क्लास मिली अगली, तो इसको कंटिन्यू करूंगा आपके हिसाब से। अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी डिस्कस करना है, और यहां पर भी अभी थोड़ा सा इसमें पोर्शन अभी जो बचा है वो भी, बस अभी 5-7-10 मिनट आपको देते हैं बेटा। किसी को कोई क्वेरी हो जो आपने पढ़ा है तो यू आर वेलकम, मोस्ट वेलकम, बताएं। क्वेरी नहीं है तो एक क्वेरी मैं करूं, फिर हरदा से प्लीज। हरदा कॉलेज मेरे को नजर आ रहा है स्क्रीन पे, टिमरनी हरदा। मैंने आपको सॉल्व करके शो किया था, साइज इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक है नहीं, और साइज इक्वल टू 10x। 10x जो था अपना एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं था, तो क्या आप ये बता सकते हैं साइज इक्वल टू साइन x एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा कि नहीं होगा? छिंदवाड़ा झाबो कोई आंसर दे। साइन x, छिंदवाड़ा बताएं। मंडला, स्क्रीन पे मंडला आ रहा है। देखिए बेटा, ये एक आध दो एग्जांपल तो हम दे सकते हैं, लेकिन बाकी तो कुछ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। बोले, बच्चा कुछ बोल रहा है, बोले बेटा। हेलो सर, नमस्ते। आप बोले बेटा। हेलो साइन, ये सर सतत होगा सर, इसके लिए सर जो 10 जो एक्सेप्टेबल होगा, एक्सेप्टेबल होगा सर, वेरी गुड, इसके लिए कंडीशंस फुलफिल करता है सर। जो साइनेक्स का जो ग्राफ है वो लगातार ग्राफ रहता है। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मीन्स यू हैव अंडरस्टूड। बेटा इस टाइप के, जैसे देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, जो छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको बीच में इसलिए दिए कि फर्स्ट ईयर से ही आपको शुरुआत हो, पीजी के बाद जब आप लोग जाएं तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलते हैं। आप ग्रेजुएशन जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम, देखेंगे आप अभी यहाँ पे नए नए फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, टीचर्स आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन इस टाइप के टिकलिश क्वेश्चन कह लो, जो भी थोड़ा सा, वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। और अनफॉर्चुनेटली 21 ईयर्स से मैं देख रहा हूं, बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन कोई भी कंपटीशन में नेट वगैरह क्वालिफाई करता हूं मेरे को एक आध भी नहीं दिखा अभी तक। मेरी उम्मीद रहेगी इस बैच से, जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में मैं आह्वान कर रहा हूं कि आप लोग 5 साल ढंग से पढ़े। पीजी करने के बाद अगर आप में से कोई केमिस्ट्री में आगे बढ़ता है तो कोई नेट स्लेट क्वालिफाई करके बताइएगा। हाँ जी, और कोई किसी को कुछ पूछना है किसी और कॉलेज से? ये कौन सा, ये भिंड है क्या बीच में? एनीवन? नहीं, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो धन्यवाद।